नमस्कार। पॉपुलर टीवी के खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम जो है अब खत्म हो चुका है और अब दिल्ली के सिंहासन पर ताजपोशी होने की तैयारी है। और लगातार जिस तरह से 4 तारीख तक जो सभी राजनीतिक दलों में घमासान था वो अब थम गया। सभी राज्यों की जो लोकसभा सीटें थी उनका सभी का परिणाम घोषित हो चुका है, यानी कि 543 सीटों पर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें सभी परिणाम घोषित हो चुके हैं। परिणाम घोषित होने के बाद जो लोकसभा में दलीय स्थिति बनी है वो किसी भी एक दल को बहुमत देने वाली इस बार जनता ने नहीं बनाई है। खुद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार का नारा लगा रही थी कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पूरे देश में 240 सीटें ही जीत पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि तकरीबन 300 सीट भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की लोकसभा जो क्षेत्र हैं वहाँ से जीतेगी और बाकी का एनडीए जो उनका अलायंस है वो जीतेगा। तो तकरीबन जो उनका आकलन था वो कहीं ना कहीं जनता ने गलत साबित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी खुद 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अगर उनके अलायंस की बात करें तो उनका खुद का जो अलायंस है वो 292 सीटों पर जो है विजयी हुआ है। तो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश थी कि 400 पार जाए, लेकिन वह कोशिश पूरी नहीं हुई है। दूसरे बड़े दल के रूप में कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी का जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाई है और 99 सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी जीती है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है उनका जो अलायंस है वो 234 सीटों पर जीत दर्ज करा चुका है। अभी सारे परिणाम अब आ चुके हैं और 17 सीटों पर इस बार निर्दलीय भी जीते हैं। तो अन्य दल के जो लोग हैं वो 17 हैं, 240 भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन का जो अलायंस है वो 292 सीटों पर जीता है। कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो 234 सीटों पर विजयी हो पाया है। तो लगातार जिस तरह से एग्जिट पोल से लेकर कल चुनाव परिणामों तक हमने जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं किसी दल को अगर बात करें तो स्पष्ट बहुमत नहीं है और जो बहुमत का आंकड़ा अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो उनके पास ज़रूर है और इंडिया गठबंधन उस बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर है। लेकिन एनडीए गठबंधन में 2 दल ऐसे हैं जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, जिसमें नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू उनकी 12 सीटें आई हैं बिहार से और जो टीडीपी है चंद्रबाबू की पार्टी उसकी 16 सीटें इस बार जो है लोकसभा में आंध्र प्रदेश से आई हैं। तो ये 2 मुख्य घटक दल हैं जो एनडीए के साथ हैं। इन दोनों की अगर सीटों को मिला लेते हैं तो 28 सीटें इनकी जो है जीती हैं। लेकिन दोनों ही दल और उनके प्रमुख विश्वासी नहीं हैं। जो लगातार पिछले 2 दिनों से इस तरह की चर्चा हो रही है और आज दिल्ली में इस बात की बैठकों का दौर शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कल देर शाम से ही मीटिंगों का दौर शुरू कर चुके हैं और आज उन्होंने सबसे जो अपने अलायंस पार्टनर हैं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली बुलाया है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का प्रयास है कि वो एक बार सरकार बनाए, लेकिन वहीं इधर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता भी सरकार बनाने की कवायद में जुटे हैं। वो भी किसी तरह ये चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो किसी अलायंस की पार्टनर नहीं थी उनकी 29 सीटें आई हैं, वो किसके साथ जाती हैं। हालांकि बीजेपी के साथ जाना उनका बिल्कुल एक तरह से मना है। कल खुद ममता बनर्जी ने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता को संबोधित करते हुए और प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर बड़ी जातियाँ की हैं, इसका बदला जनता ने लिया है और 29 सीटें उन्होंने बंगाल में जीती हैं। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी समर्थन करेंगी। अब बात है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की 28 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इस समय दोनों ही दल देश की सरकार बनाने के लिए किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि कल देर रात तक काफ़ी बैठकों का दौर जेडीयू या नीतीश कुमार के दल के लोगों के साथ भी हुआ और उधर चंद्रबाबू नायडू के जो अलायंस साथ जो उनके साथी थे, जो उनके नेता थे, उनके साथ भी काफ़ी बैठकों का दौर रात भर दोनों दलों में हुआ। लेकिन सेकुलर जो छवि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की है उसको लेकर दोनों दलों के नेता चिंतित हैं।
कहीं पर अगर बात जिस तरह से जो मामला चल रहा है, अगर इस बात को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को शायद समर्थन ना करें, क्योंकि ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मीटिंगों का दौर है। किन शर्तों पर नीतीश कुमार जिस तरह से हमेशा समर्थन करते आए और चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन यानी मोदी सरकार को समर्थन करते हैं कि नहीं करते, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी अभी होगी, क्योंकि शाम तक जो बैठकों का दौर चलेगा उसमें स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के दल के जो साथी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, जिसमें लल्लन सिंह है और उनके और 3-4 जो बड़े नेता हैं जो कोर कमेटी में हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो सेकुलर की जो उनकी छवि है वो खत्म हो जाएगी और मुस्लिम वोट बिहार में उनके हाथ से छिटक जाएगा, जिससे कि बिहार की सरकार जाने का खतरा है। इस बात को लेकर काफ़ी कसमकस देर रात तक नीतीश कुमार और उनके दल के नेताओं के साथ चलती रही। बिल्कुल यही इस तरह का ही सिनेरियो टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू के नेता के बीच चलता रहा। लेकिन ये उनके दल की बात है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात है। तो लगातार जिस तरह से, और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई है 72 से 62 और 62 से अब बीजेपी वहाँ बहुत कम नंबर यानी कि 33-34 सीटें ही जीत पाई है। समाजवादी पार्टी ने वहाँ 37 सीटें जीती हैं उत्तर प्रदेश और खासकर जो अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी, राम मंदिर का निर्माण किया था। अयोध्या की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने इस बार विजय हासिल की है। जनता ने इस बार बीजेपी का वहाँ साथ नहीं दिया। उसके कई व्यक्ति जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हो सकते हैं, जनता की समस्या हो सकती है, उस पर भी एनालिसिस का समय नहीं है। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस यूपी में बिल्कुल सरातल में पहुंच गई थी, उसने भी 6 सीटें जीती हैं। 40 साल के बाद इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल जीते, स्मृति ईरानी को हराया, खुद राहुल गांधी रायबरेली से जीते। तो लगातार कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मरी हुई थी और उसने कहीं ना कहीं वापसी की है। तो अभी जो लोकसभा की जो दलीय स्थिति है, एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं और इंडिया गठबंधन को 234 और अन्य को 17 सीटें मिली हैं। तमाम बातें हैं, राजनीति है। इस राजनीति में कब ऊंट किस करवट बैठेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की अपनी रणनीति है, उनकी रणनीति क्या काम करती है, शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर हम लोग अगर इस बात को देखें और अगर ये बात करें कि जिस तरह से पूरे देश में जो इलेक्शन हुआ है, जो चुनाव इस बार हुआ, जिन मुद्दों पर चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा मुद्दा इस बार नहीं मिला जिसको वो इस चुनावों में कैश करा पाती या जनता के बीच में ले जा पाती। तो लगातार हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास 400 पार का जरूर किया था, लेकिन जनता ने उनके प्रयास पर पानी फेर दिया। 240 सीटों पर बीजेपी कैसे सिमटी, 93 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2024 में 2019 के मुकाबले गंवाई हैं, तो वहीं 33 नई सीटें जीती हैं। हिंदी पट्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका इस बार दिया है, जिसकी उम्मीद बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं थी। एक बड़ा कारण इस बार आरएसएस का भी भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ रहा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने कहा कि उनको आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, इस बार आरएसएस का जो कोर जो कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के लिए काम करता है, वो इस बार शायद नहीं निकला। इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों में उठाना पड़ा, यानी कि 93 सीट गंवानी पड़ी। बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़े मोर्चे पर हार गई। उत्तर भारत में पसरे 10 हिंदी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 55 सीटें गंवा दी। नतीजा बीजेपी इस लोकसभा में अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई। ये बड़ा बात है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र और आप ये क्या नाम है, ज़मीन चली जाएगी, भैंस चली जाएगी, तमाम मुद्दे इस बार लोकसभा के कैंपेनिंग के दौरान देखने को मिले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा और आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में ये तय हो जाएगा और राष्ट्रपति महोदय किस दल को बुलाती हैं सरकार बनाने
ये अभी शाम तक तय हो जाएगा। हालांकि अगर नियमों की बात करें तो सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव जीती है, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय पहले शायद भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुला सकती हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का जब तक समर्थन का पत्र एनडीए यानी कि मोदी सरकार के पास, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं पहुंच जाता, उस समय तक चिंता का जो है विषय है बीजेपी के लिए। कुल 240 सीटों पर बीजेपी चुनाव जो है खुद अपने बूते जीत चुकी है। एनडीए गठबंधन 292 सीटों पर है। कुल जो है अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थीं, यानी कि 64 सीटों का खुद व्यक्तिगत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 2002 से और 2012 के बीच गुजरात में 3 विधानसभा चुनाव हों या 2014 से अब तक के 3 लोकसभा चुनाव, ये पहली बार है कि जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। 2024 में नरेंद्र मोदी को पूरे देश की जनता ने हर प्रदेश के से जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ से इस बार विश्वास मत नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी जो एक छवि है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस बार 2024 में घटती हुई नजर आई है। पॉपुलर टीवी के जो एक्सप्लेनर में हम जानेंगे बीजेपी आखिर बहुमत का आंकड़ा क्यों नहीं पार कर पाई, उसके क्या कारण रहे, इस पर काफ़ी एनालिसिस हम लोगों ने किए हैं। कई एक्सपर्ट से इस बात पर बातचीत करके हमने तमाम आंकड़े इकट्ठे किए और आंकड़े इकट्ठे करने के बाद बीजेपी को बहुमत से पीछे धकेलने के 6 बड़े फैक्टर इस बार इस 2024 के चुनाव में रहे। हर एक फैक्टर पे अपन बारी बारी से हम लोग बात करेंगे कि क्या वो बड़े 6 फैक्टर थे जिसके चलते बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। अगर पहले फैक्टर की बात करें तो 3 पॉलिटिकल जोन में 68 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस बार हुआ है 2019 और 2014 के मुकाबले, जिसमें अगर देश के 5 पॉलिटिकल जोन का नज़रिए से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन में कुल 65 सीटें गंवाई हैं, जबकि साउथ जोन में 2019 के मुकाबले बीजेपी को कोई बड़ा गेन होता हुआ नज़र नहीं आया। जिस तरह से साउथ में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वहाँ कोई खास फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को नहीं मिला। बीजेपी को इकलौता फायदा ईस्ट में देखने को मिला, जहां उनकी 3 सीटें जरूर बढ़ी हैं। ईस्ट में 3 सीटें बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो 2019 में जीती 95 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गंवाई हैं, यानी कि 95 सीटों का नुकसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले हुआ है। 2019 में जिन 303 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी उनमें से 93 सीटें बीजेपी हार गई है। इनमें से सबसे ज़्यादा सीटें नॉर्थ जोन की हैं। बीजेपी के नॉर्थ में 56 सीटें गंवाई हैं, जबकि 4 नई सीटें जीती हैं। वहीं वेस्ट की 16 सीटें गंवाई और 4 सीटें जीती हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 33 नई सीटें ही जीती हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी का खुद का जो हिंदी पट्टी का गढ़ माना जाता था, वहाँ 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी की घटी हैं। नॉर्थ जोन यानी हिंदी पट्टी के इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने 58 सीटें गंवाई हैं। 2019 में इसी इलाके में बीजेपी ने एक तरफा चुनाव जीता था और नॉर्थ जोन में 235 सीटों में से 183 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत पाई है। 2024 में सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करें नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और राजस्थान में हुआ है। 2019 में यूपी में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 62 और राजस्थान में 24 सीटें जीती थी, जबकि शुरुआती ट्रेंड जो रहा चुनाव परिणामों का उसमें उत्तर प्रदेश में 30 और राजस्थान में 10 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हुआ है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। 40 सीटें यूपी और राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी हार जाती है 2019 के मुकाबले, और खुद का जो व्यक्तिगत उनका जो आंकड़ा है वो 240 पे आके टिक जाता है। अगर सीटों का बरकरार रखने की अगर बात करें तो सीटों को बरकरार रखने में भारतीय जनता पार्टी कई जगह नाकाम रही है। वो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बड़ा रहा। मोदी के तौर पर 2 बार का जो मोदी ने बतौर
2 बार का प्रधानमंत्री अपना पद का कार्यकाल पूरा किया, यानी कि देश में 10 साल तक मोदी सरकार रही। ऐसे में चुनाव में एक सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन इलाकों में बीजेपी पीक पर पहुंच गई थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान उठाया है। इलाकों पीक पर पहुंचे वहाँ नुकसान सीटों को बचाए रखने के लिए बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा था। बीजेपी ने प्रयोग बड़ा करते हुए 2024 के चुनाव में 135 सिटिंग सांसदों को टिकट जो काटा इस बार। हालांकि ये रणनीति बहुत काम नहीं आई भारतीय जनता पार्टी के कि 135 सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को देकर शायद वह अपना जो जादुई आंकड़ा वो पूरा कर सकती थी, लेकिन उसमें भी कामयाब भारतीय जनता पार्टी नहीं। उनका ये प्रयोग भी कहीं ना कहीं विफल होता नजर। इस बार 2024 में जिस तरह से इंडिया गठबंधन और विपक्ष की जो एकजुटता रही, लगातार जो दल इंडिया गठबंधन में थे वो एकजुट रहे, यानी कि चुनाव घोषणा से लेकर और परिणाम आने तक, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। इसकी वजह से कई जगह कई प्रदेशों में वोट भी शिफ्ट हुआ। 543 में से 441 सीट पर बीजेपी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा इस बार 2024 में। वहीं इंडिया अलायंस ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट उतारे। इसके चलते जो वोट शेयर अलग अलग बट रहा था, एक मुश्त होकर इंडिया अलायंस को मिला। इसके चलते कांग्रेस, सपा, टीएमसी ने अपनी सीटों में बढ़त बनाई। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट इस बार चुनाव होकर लड़ा और जो वोट का जो डिवाइडेशन था उसको कहीं ना कहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन रोकने में कामयाब रहा। इसका नतीजा ये रहा कि यूपी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बंगाल में ममता बनर्जी को काफ़ी सीटों की फायदा भी हुआ और बढ़त हुई है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो मेहनत थी सीटों में तब्दील नहीं हुई। बीजेपी ने जिस तरह से साउथ में जो मेहनत की थी वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाई। बीजेपी के स्टार कैंपेन के रूप में नरेंद्र मोदी ने चुनावी सीजन में 61 दिन में 22 रैलियां और रोड शो दक्षिण में किए। साथ ही मोदी ने 1 जनवरी 24 से लेकर 30 मार्च तक हर तीसरे दिन दक्षिण का दौरा किया। इसके अलावा राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह ने दक्षिण में प्रचार किया, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं काम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के साउथ में जिस तरह से प्रचार किया वो परिणाम बीजेपी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नहीं आए और वहाँ से भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। वहीं मोदी ने जो नया संसद भवन स्थापित करने को लेकर काशी तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम की शुरुआत तक का दाव खेला, लेकिन कोई भी दाव इस बार जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कामयाब होने नहीं दिया। इस तरह के कई दाव मोदी ने चले, लेकिन कोई भी दाव इस बार उनका कामयाब नहीं हो पाया। जनता मन बना चुकी थी कि इस बार बदलाव लाएंगे और बदलाव को लेकर बिहार शुरू से ही चल रही थी। जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे, वो जनता के बीच में अपनी बात कहने में कामयाब हुए और जनता ने उनकी बात सुनी और लोकसभा में उनके गठबंधन को बहुमत के पास ला के खड़ा कर। हालांकि बहुमत नहीं मिला है, 292 एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है, 272 का बहुमत चाहिए। अगर अब हम बात करते हैं राज्य वाइज, जोन वाइज और स्टेट वाइज, एक छोटा सा एनालिसिस हमने किया है जिससे लोगों को यानी कि हमारे दर्शकों को और जनता को ये पता चल सके कि इस बार 2024 के चुनाव में किस राज्य में किस तरह का वोट परसेंटेज घटने से किसको नुकसान हुआ, किस तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। ये अपन जो है जोन वाइज यानी कि स्टेट वाइज, जोन वाइज अपन इसका एक एनालिसिस करके आम लोगों को हम दिखाना चाहते हैं, यानी कि पॉपुलरिटी भी ये बताना चाहता है कि किस तरह से राज्य वाइज बीजेपी को नुकसान हुआ, कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हुआ। उत्तर भारत में अगर बीजेपी की सीटों की बात करें तो उत्तर भारत में सीट घटने के कई बड़े फैक्टर इस बार 2024 के चुनाव में रहे। 22 सिटिंग, अगर अपन पहले फैक्टर की बात करें तो 22 सिटिंग सांसदों की जगह नए चेहरे 2019 में नॉर्थ जोन
कि 235 में से 183 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जिसमें 82 सांसदों को 2024 में मौका इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा नहीं दिया। उनकी जगह पार्टी ने नए चेहरे चुनाव में उतारे। बीजेपी इससे एंटी इनकम्बेंसी को साधना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता इस बार नहीं दिखा। राम मंदिर का मुद्दा इस बार बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेअसर रहा। संघ और बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल राम मंदिर निर्माण जनवरी 2024 में पूरा कर लिया गया था। मोदी ने इससे बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया, लेकिन राम मंदिर इस चुनाव में बेअसर रहा। इतना कि अयोध्या, जिस फैजाबाद सीट की अभी अपन थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि वो भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। यानी कि अयोध्या जहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने, वहाँ की भी सीट बीजेपी गंवा चुकी है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। अगर अपन तीसरे बड़े फैक्टर की अगर बात करें बीजेपी के राज्यवार चुनाव हारने में, जाट किसानों की नाराजगी भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी है। जिस तरह से किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली से लगे इलाके हैं, वहाँ के आके जो किसान हैं वहाँ के दिल्ली में आके बैठे और उनको जिस तरह से 7 महीने तक सड़क पर बैठाए रखा। कोई भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी ने एक बात उनसे नहीं की और उनको किसी भी तरह का सांत्वना या एक कहना चाहिए कि उनको संबल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसका भी नुकसान 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब में किसानों की नाराजगी भी बीजेपी को झेलनी इस बार 2024 में पड़ी है। दरअसल इन इलाकों में किसान एमएसपी और 3 कृषि कानून बिलों को लेकर बीजेपी से नाराज थे। इसके चलते एंटी बीजेपी जैसी लहर इन इलाकों में बन गई। साथ ही हरियाणा, पंजाब और यूपी के जाटों में बीजेपी को लेकर काफ़ी नाराजगी रही। इलेक्शन एनालिस्ट की अगर बात करें, कई लोगों से जिस तरह हमारी बात हुई जो चुनावों में एनालिस्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि पहलवानों के मामले और यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण भी इस बार महिलाओं में काफ़ी नाराजगी थी और महिलाओं की नाराजगी इस बार बीजेपी पर हरियाणा में भारी पड़ी। 2019 में हरियाणा की 60% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सपोर्ट किया था और वोट देकर सीटें जिताई थीं। तो इस बार ये होता हुआ बीजेपी के पक्ष में नज़र नहीं आया। तो ये भी एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस बार उठाना पड़ा। अगर पूर्वी भारत में बीजेपी की मामूली जो सीटें बढ़ने का जो फैक्टर है, अगर उसकी बात करें, बंगाल में 30 और 70 की लड़ाई थी कि इस बार 70 जीतेंगे, 30 जीतेंगे, क्या ऐसे क्या होगा, लेकिन ये भी बीजेपी नहीं कर पाई। पश्चिम बंगाल इस बार चुनाव प्रचार का जो ट्रेंड देखने को मिला वो साफ था कि यहाँ इस बार ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के मुद्दों ने जोर पकड़ा है, इसका खासा असर पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को दिखाई पड़ा। ममता बनर्जी का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक रहा है, जो लगभग 27 से 30% के आसपास बंगाल में है। इसका फायदा टीएमसी को मिला, जिसके चलते 29 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में दर्ज की है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो पश्चिम बंगाल से उम्मीद थी वो भी पूरी बीजेपी की होती हुई नज़र नहीं आई। उड़ीसा में पटनायक इस बार कमज़ोर हुए। बीजेडी के सुप्रीमो नवीन पटनायक 24 साल से उड़ीसा में सीएम बने हुए हैं और 77 साल के हो गए। पिछले दिनों स्टेज पर भाषण के वक्त जब उनका हाथ थरथराने लगा तो उन्होंने सहकर्मी पांड्यन ने उनका हाथ पीछे दिया। चुनावी सीजन में पटनायक की तबीयत खराब होने की खबरें आ रही थीं। साथ ही नवीन पटनायक दूसरे नंबर पर पार्टी के बीके पांड्यन सबसे बड़े नेता हैं, उन पर भारी होने का आरोप लगाते रहे, क्योंकि पांड्यन तमिलनाडु से आते हैं। ये दोनों बातें लोकसभा चुनावों में मुद्दा बनी और इसका कारण पार्टी 11 सीट से 1 सीट पर सिमट गई। दक्षिण भारत में बीजेपी की सीटें ना बढ़ने के कई फैक्टर रहे। दक्षिण भारत में पहली बार 90 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे। साउथ जोन में 132 में 90 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे। वरिष्ठ जो पत्रकार हैं वहाँ साउथ के टीएस सुधीर कहते हैं कि दक्षिण में कैंडिडेटों के साथ साथ पीएम के नाम पर भी वोट दिया गया था। हालांकि अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में ज़्यादातर लोगों ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया।
तो लगातार साउथ में जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से प्रयास रहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो नुकसान बीजेपी को होगा वो साउथ से पूरा करें। हालांकि मध्य प्रदेश में नुकसान नहीं आया, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीत ली हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी जनसेना के अलायंस से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कर्नाटक में नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश बीजेपी की रीजनल पार्टी टीडीपी और एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ अलायंस कर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। इसके चलते बीजेपी 6 में से 3 सीट आगे रही, मतलब यानी कि वो अलायंस के साथ गए जरूर, लेकिन इसका भी खास फायदा वहाँ नहीं हुआ। वहीं मोदी मैजिक के साथ साथ पवन स्टार बीजेपी को फ़ायदा नहीं मिला, जबकि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी को फ़ायदा नहीं हुआ। बीजेपी 8 सीटें हार गई। सेक्स स्कैंडल इस बार कर्नाटक में काफ़ी बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, इसका नुकसान भी वहाँ पर उठाना पड़ा। दक्षिण दक्षिण में जगह नहीं, साउथ जोन में ज़्यादातर रीजनल पार्टियाँ सेंटर या लेफ्ट विचारधारा फॉलो करती हैं, जो कई सालों से यहाँ सरकार बनाती चली आ रही हैं और इन्हीं के सांसद चुने जा रहे हैं। पश्चिमी भारत में बीजेपी की सीट घटने के कई फैक्टर रहे। असली नकली की लड़ाई में बीजेपी फंसी रही और शिवसेना से टूटकर बनी शिवसेना शिंदे और एनसीपी से टूटकर बनी एनसीपी अजीत बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में थी, लेकिन इस बार चुनाव में शिंदे फर्नांडिस पवार की तिकड़ी नहीं चली और वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में खासा नुकसान उठाना पड़ा। धड़े बीच में चल रही असली नकली की कहानी, बीजेपी फंस गई। इस कारण बीजेपी के 28 में से 13 उम्मीदवार इस बार चुनाव महाराष्ट्र में जीत पाए। गुजरात में 10 साल के बाद एक सीट हारी बीजेपी, लगातार 25 सीटों पर 14-19 में गुजरात में भी जीत रही थी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपना कैंपेन करते रहे और उनका गृह राज्य माना जाता है। वहीं अमित शाह भी वहाँ गुजरात से ही आते हैं, जबकि मोदी के सीएम रहते अमित शाह मिलकर गुजरात की बीजेपी की जीत की नींव रखी। वहीं आज वह नींव आज भी कायम है, लेकिन बीजेपी बनासकांठा में एक सीट हार गई, यानी कि उनका जो हैट्रिक था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। अमित शाह ने तमाम रैलियां गुजरात में की, मोदी ने भी तमाम रैलियां गुजरात में की। ऐसा मॉडल बनाया गया जिसकी काट कांग्रेस के पास नहीं थी। मोदी साहब दोनों जानते थे कि हमेशा आपस में इस बात की मिसालें भी दी जाती रही हैं कि गुजरात में पकड़ कमज़ोर होने नहीं दी जाए। पूर्वोत्तर भारत बीजेपी मेंटेन होने का फैक्टर ये रहा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। पूर्व जोन के 8 में से 4 राज्यों में हिंदू बाहुल हैं, जबकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में 80% से आबादी ईसाइयों की, असम में 34% मुस्लिम और नॉर्थ ईस्ट में 37% हिंदू और 42.3% जो ईसाई और 7% आबादी मुस्लिम है। इस चुनाव में बीजेपी कई बड़े नेता हिंदू मुस्लिमों का मुद्दा उठाते रहे। कुछ दिन पहले असम के सीएम ने बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हूं, जबकि देश में हिंदू मुस्लिम के कुछ मसले नहीं हैं, वह सुलझेंगे जब तक देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। असमिया गैर असमिया मुद्दे पर बीजेपी ने बुनाया। असमिया अस्वस्थ के मुद्दे को लेकर बीजेपी जमकर बुनाती रही, जबकि 10 साल में मोदी का 70 बार आना असम और उधर रहा, नॉर्थ ईस्ट में रहा, उनके दौरे रहे, ये भी इस बार ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा इसका भी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो लगातार बातें अलग अलग राज्यों की हमने की, पूरे देश की जो देश की लोकसभा की स्थिति है, 543 में से 292 पर एनडीए गठबंधन है और 234 पर इंडिया गठबंधन है और 17 पर अन्य हैं। अब देखना है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय किसको इस बार सरकार बनाने के लिए बुलाती हैं, किसको न्योता देती हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में उभरा है, न्योता उनको ही मिलेगा, लेकिन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अब पूरी धुरी इस समय सरकार बनाने की टिकी है, यानी कि किंग मेकर की भूमिका में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू नजर आते हैं। आज देर शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किसके साथ है, यानी कि उनका समर्थन किसके साथ है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन की ओर लाया जाए, जिससे कि वह सरकार बनाने में कामयाब हों। अभी इसमें वक्त है, देर शाम तक तस्वीर साफ होगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पॉपुलर टीवी। नमस्कार।